एवरीवन, हैप्पी होली टू एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 7। दिस इज ICAI स्पॉम सेट बी कॉस्ट केस स्टडी सॉल्यूशंस। ओके, on the business canvas model, edge power decisions to acquire eco power would represent a shift from, तो इसके लिए हमें केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल रिप्रेजेंट्स अ कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस कन्वेंशनल पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स इन हैवी मोटर व्हीकल्स सच एज buses and trucks. Whether they need to reduce carbon emission, green energy initiatives have become global priority and that are being actively promoted by government through various policy measures and incentive programs. इन्होंने कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एज अ स्टैंडअलोन गैस इज अ scarce in nature. However, it is abundantly available as a component of water which consists of hydrogen and oxygen. The production of green hydrogen relies on electrolysis, a process in which an electrolyzer splits water into hydrogen and oxygen using renewable electricity. Electrolyzers are therefore a critical input, a green hydrogen value chain. EcoPower is a manufacturer as a hydrogen electrolyzer and has been a key supplier to H-Power. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस बना रहे हैं, तो उसके लिए उनको इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए और उसका इको पावर के मैन्युफैक्चर है ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिसेंटली एच पावर हैज बीन डिस्कशन टू एक्वायर इको पावर। जो एच पावर है वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम इसको एक्वायर कर सकते हैं टू कंसिडरेशन ऑफ USD $1 बिलियन। तो इससे क्या होगा, वो हमें बना के देगा वहां से और हम अपनी जो गैस बना दी है इंटरनली वो हम वहां से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए लिखा है बिजनेस कैनवास मॉडल एज पावर डिसीजन का रिप्रेजेंट अ शिफ्ट फ्रॉम। तो इसका शिफ्ट क्या है, तो इसका शिफ्ट होगा, अब इनके पास रिसोर्स नहीं है इनके पास, लेकिन उनको पार्टनर मिल गया। तो इनका पार्टनर इको पावर है और रिसोर्स वहां से जनरेट करेंगे। तो शिफ्ट क्या हो रहा है, की पार्टनर टू की रिसोर्स सेगमेंट। की रिसोर्स इनको चाहिए और पार्टनर इनको मिल गया, रिसोर्स है नहीं, तो पार्टनर से रिसोर्स पे आ रहे हैं। तो क्या होगा, की पार्टनर सेगमेंट टू की रिसोर्स सेगमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। If the ecosystem of service and distribution center is unable to be developed, which link of the business canvas model of edge power would mostly likely break? अगर इसमें लिखा है कि अगर इको पावर सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो पाया तो कौन सा कैनवास मॉडल ब्रेक हो जाएगा इसमें। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसका एंड यूजर क्या होना चाहिए, एंड यूजर कौन होता है, कस्टमर होता है। अगर वो कस्टमर तक पहुंचेगा ही नहीं तो ब्रेक हो गया, तो उसका क्या हो गया, लॉस हो जाएगा उनका अल्टीमेटली। तो इसमें कस्टमर कस्टमर सेगमेंट किसमें, यहाँ पे ऑप्शन लिंक बिटवीन प्रोपोजिशन एंड कस्टमर सेगमेंट। जो प्रपोज करा था वो और कस्टमर तक वहां पे नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए जो डेवलप करना है उनको इलेक्ट्रोलाइजर्स वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उनके बीच में क्या ब्रेक होगा, प्रोपोजिशन कस्टमर का सेगमेंट का लिंक टूट जाएगा। तो लिंक बिटवीन वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर सेगमेंट विल ब्रेक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Using the triple line bottom framework, Edge powers collaboration with bus and truck manufacturers to modify their engine represents. अब ये कह रहे हैं कि अगर ट्रिपल एच पावर से कोलैबोरेट कर रहे हैं बस और ट्रक मैन्युफैक्चरर्स के साथ, उनके इंजन को मॉडिफाई करना है। अब भाई जिस हिसाब से उनको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस बना रहे हैं तो सबसे इंजन भी वैसे चाहिए। तो इससे क्या है, प्योरली इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव करेक्ट, प्योरली फाइनेंशियल इनिशिएटिव करेक्ट, दोनों करेक्ट है भाई। अगर इन्वायरमेंटल भी होना चाहिए और इससे क्या होगा, प्रॉफिट भी जनरेट होगा। An integrated approach that will have positive environmental effect as well ensures market viability, profit has no impact. इसका क्या होगा, ट्रिपल लाइन बटन, तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी हो रहा है और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो बोथ विल इंक्रीज, इन्वायरमेंट भी इंक्रीज होगा, इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In order to develop sustainable business in the long term, on which of the following should edge power be less dependent on? अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, as noted earlier, the long-term viability of the business is dependent not only on the technology itself but also development of a complete supporting ecosystem, including service infrastructure, fuel storage, and distribution network. While government support in form of policy initiatives and subsidies has provided momentum to this transition, the complexity of shifting to green energy means that Edge Power must remain prepared to face potential roadblocks arising from policy changes, regulatory uncertainty, and implementation delays. तो इसमें ये कह रहा है कि किसमें कम डिपेंडेंट होना चाहिए उसको। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट सपोर्ट तो कर रही है लेकिन इसमें पॉलिसीज वगैरह इतनी है कि गवर्नमेंट को बार बार चेंज करते रहना पड़ता है। अब जैसे हमने ई व्हीकल्स में देखा था कि गवर्नमेंट पहले सब्सिडी दे रही थी, सब्सिडी बंद कर दी, अब कुछ नए नए इंप्लीमेंटेशन ला रही है कि क्या देखते, तो
दिस इज द काइंड ऑफ इनिशियल फेज। तो उनको इनिशियल फेज में देखना पड़ता है कि हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, कस्टमर कैसा रिएक्ट कर रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है, इन्वायरमेंट कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको चेंजेस करते रहने पड़ते हैं। तो उस पर वो ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते कि भाई पॉलिसी ये पॉलिसी यही है, लॉन्ग टर्म में वो रह सकती है, ऐसा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स कैन बी चेंज, सब्सिडीज कैन बी चेंज। तो इसलिए जो कंपनी है वो उस पर रिलाई नहीं कर सकती, क्रिटिकल रिसोर्सेज पर रिलाई कर सकती है, रिडक्शन हो सकता है कॉस्ट प्रोडक्शन का, लेकिन अर्ली वाइड स्प्रेड हो सकता है कि हाँ सब लोग अडॉप्ट कर लें, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स पे उस पर रिलाई डिपेंड नहीं हो सकता। गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड सब्सिडीज टू मेक इट वाइबल बिजनेस, इस पे डिपेंड नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। While understanding the business canvas, given the capital intensive nature of key resource assets that are used to build production capabilities, what strategies should H Power adopt to manage its revenue stream? इसको अपना रेवेन्यू स्ट्रीम मैनेज करने के लिए किस पे रिलाई करना चाहिए? रिलाइंग ऑन स्पॉट मार्केट प्राइसेस? नहीं। अब एक चीज बताओ, जैसे हमने सुना है कि इंडिया रशिया से तेल लेता है, तो वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है। ऐसा नहीं कि एक साल का ले लिया तो हाँ भाई एक साल में ये रेट चलेगा, नहीं। वो बनाते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हम एक ही रेट पे मिलता रहे। मार्केट कितना ही फ्लक्चुएट करे, अब से यूएस ईरान का वॉर हो गया तो उस कंडीशन में तेल के प्राइसेस बढ़ गए, तो इसका मतलब ये कोई है कि वो लोग अब मार्केट का प्राइस बढ़ गया तो ये लोग इस प्राइस पे लेंगे, उसी प्राइस पे उनका डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रिलाइंग स्पॉट मार्केट प्राइसेस नहीं, सिक्योरिंग लॉन्ग टर्म कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड लीवरेजिंग गवर्नमेंट सपोर्ट, यस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोकस ऑन सेलिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स, उस पर तो फोकस करेंगे, लेकिन उनका जो मटेरियल है वो भी तो देखना पड़ेगा। प्रोक्योरमेंट इज नेसेसरी राइट फ्रॉम बिगिनिंग, compete with the price of the hydrogen, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो लेट्स मूव टू केस स्टडी 8। The target price per unit bookshelf after discount would be, टारगेट प्राइस पर यूनिट क्या होना चाहिए? यहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस दे रखा है। रिसेंटली द मार्केट हैज बीन इंड्यूटेड विद द bookshelves made of particle wood which are significantly cheaper than metal bookshelves. The competing products are sold through the same retail channel used by Durable Limited. To remain competitive, the head of marketing proposed a 12.5% reduction in the current selling price. At present, the company earns a pre-tax profit margin of 10% of the selling price per unit. हमारे पास टोटल कॉस्ट दे रखी है और ये कह रहे हैं कि कंपनी अभी करंटली प्री टैक्स प्रॉफिट अर्न करती है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस नहीं है लेकिन उसमें प्राइस परसेंट दे दिया। हमें टारगेट प्राइस निकालना है, कितना होगा टारगेट प्राइस। अब टारगेट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 27,000। अब ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज एक्स इज द प्राइस, सेलिंग प्राइस। अभी कह रहे हैं इसका 10% इक्वल्स टू, इसका 10% पे ये लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मतलब 10% इसका है तो यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज डिवाइडेड बाय 90। में से 90 से डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 90 से डिवाइड करता हूँ तो प्राइस कितना आ जाएगा, 30,000। अब एक बार ये कैलकुलेट भी करके देख लो, 27,000 डिवाइडेड बाय 90% कितना आ गया, 30,000। 30,000 30,000 शुड बी द आवर प्राइस, सॉरी वेट, इसमें टारगेट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ओके सॉरी। इसमें बोला कि हेड ऑफ मार्केटिंग हैज प्रपोज्ड 12.5% रिडक्शन। अभी तो करंट प्राइस तो ये आ गया, उसके लिए टारगेट प्राइस अब 12.5 रिडक्शन हो रहा है इसमें 12.5%, तो इसमें 12.5% का हम लेस करेंगे तो कितना आ गया, 26,250। 26,250 शुड बी दी टारगेट प्राइस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 26,250। नेक्स्ट, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। अब हमारा टारगेट प्राइस का कम हुआ 26,250, टारगेट कॉस्ट भी कम होगी। अब टारगेट कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पे, उसने बोला 10% ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो बोला 26,250 माइनस 10%, क्योंकि टारगेट प्राइस सेलिंग प्राइस ये है हमारा, इसमें 10% माइनस कर देंगे तो हमारा टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 23,625। 23,625, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 23,625 होना चाहिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज द implication of the management accountant's statement about price cutting being difficult for a product like model 101? अब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कॉस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लाइफ जो इसका मैनेजमेंट का अकाउंटेंट का स्टेटमेंट है कि प्राइस हम कट कर देंगे, इससे क्या डिफिकल्टी हो सकती है इनको लेके। तो इसमें क्या, चेंजेस इन प्रोडक्शन वॉल्यूम विल नॉट हेल्प रिड्यूस कॉस्ट। यस ऑब्वियसली, अगर अगर प्रोडक्शन की वॉल्यूम में चेंजेस होंगे तो रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी और प्रॉफिट। अब इसमें अगर हम प्राइस कम कर देंगे, एक चीज देखो, तो प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी हमारी। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैन नॉट बी चेंज, रॉन्ग। बीइंग अ मैच्योर प्रोडक्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन हेल्प रिड्यूस कॉस्ट, देयरफॉर नॉट रिड्यूस द सेलिंग प्राइस। ये बात भी सही है कि अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर होंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन
अभी ये बोल रहे हैं कि देयरफॉर नो रिड्यूस द सेलिंग प्राइस, लेकिन इनको क्या चाहिए, अभी मार्केट में कॉम्पिटिटिव शन ज्यादा है, तो उसमें कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए हमें अपने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। वंस द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज, मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इन देयर नेचर गेट डिसाइडेड अपॉन द इनिशियल फेज इटसेल्फ, देयरफॉर दे आर डिफिकल्ट टू चेंज एट द लेटर स्टेज ड्यू टू द कमिटेड नेचर ऑफ द कॉस्ट, प्राइस कटिंग में हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट। करेक्ट। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक बार डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो गया तो उसका इनिशियल फेज में कॉस्ट जितनी भी हो सारी लगती है, मशीनिंग कॉस्ट हो गया, डिजाइनिंग कॉस्ट हो गया, या आपका जो हम रिसर्च का कॉस्ट करेंगे, तो ये जितनी भी कॉस्ट स्टार्टिंग में जो लगती है वो एक बार लग जाएगी, उसके बाद वो बाद में तो नहीं लगेगी, और उसको हम बाद में चेंज भी नहीं कर सकते। तो कमिटेड नेचर कॉस्ट की वजह से जो प्राइस कटिंग होगा उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वंस द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड, मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर इनकर्ड एट दिस ड्यू टू दिस sunk cost, प्राइस कटिंग में these are sunk cost में जो कंडक्ट कर रहा है sunk cost होगी, लेकिन वो इनिशियल फेज में लगी, उसको बाद में चेंज नहीं कर सकता। हमें ये चीज देखना है, ये चीज समझो, ड्यू टू कमिटेड नेचर, क्योंकि ये तो नेचर है कि लगेगा ही लगेगी ये कॉस्ट, तो इसलिए नेगेटिव इंपैक्ट होगा प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The marketing manager is insisted that existing product appearance and features are key reasons for popularity of product in market and leads to sale। ये कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका अपीयरेंस है, फीचर्स है इसकी, और इसलिए उसकी वजह से ये पॉपुलर है मार्केट में और इसकी वजह से सेल होती है इसकी। गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ डिजाइनिंग ए प्रोडक्ट व्हिच टेक्निक कैन बी यूज्ड टू एनालाइज द कंपनीज एक्टिविटीज एंड टू एलिमिनेट दोस कॉस्ट बाय लिमिटिंग दोस एक्टिविटीज दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट वैल्यू टू द पॉपुलर फीचर। अब मार्केटिंग मैनेजर ये कह रहा है कि ऐसा हम प्रोडक्ट अगर डिजाइन नहीं करते तो ऐसी कौन सी टेक्निक होगी कि हम कंपनीज की एक्टिविटी को एलिमिनेट कर पाए और जो पॉपुलर फीचर्स है वो भी कंट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए, मतलब उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो भी चलते रहने चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं, जस्ट इन टाइम एक्टिविटी बेस्ड वैल्यू चेन। भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो ये तो नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो पता है कितना वेरिएंस आएगा उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। जस्ट इन टाइम तो कहता है कि हमें कितना जस्ट जब भी जरूरत है उस टाइम पे हम मंगा लो हमसे प्रोडक्ट सप्लायर से। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट लगेगी वो कंसिडर होगी। वैल्यू चेन एनालिसिस ये बताता है कि जो एक्टिविटी नॉन वैल्यू एड है जिसकी हमें जरूरत नहीं है हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, which will not affect our design or anything in the product। सो इसलिए यहाँ पे वैल्यू चेन होना चाहिए जो हमारे फीचर्स को भी कुछ प्रॉब्लम ना करे और हमारी जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है वो भी कम हो जाए। इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, वैल्यू चेन एनालिसिस टेक्निक यूज होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ डज द क्वालिटी मैनेजर सजेशन ऑफ काइजन कॉस्टिंग डिफर फ्रॉम टारगेट कॉस्टिंग। सिंपल समझो, जहाँ पे भी काइजन कॉस्टिंग पूछा, काइजन कॉस्टिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, अगर बाय स्मॉल चेंजेस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टू मेक द बेटर प्रोडक्ट। यहाँ पे भी अगर ये चीज लिखी है तो वही ऑप्शन है सिंपल। काइजन इज अ प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, नो। काइजन फोकस सिग्निफिकेंट चेंजेस, नो। काइजन फोकस इंप्रूव एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट, नो। काइजन फोकस स्मॉल इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन। मैंने बोला था जहाँ पे भी स्मॉल लिखा है, ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लिखा है, दैट इज काइजन कॉस्टिंग। काइजन फोकस ऑन स्मॉल इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिडक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 9। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस है, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा। While considering the flight expenses, excluding the variable expenses of 15,000 rupees per seat, how much would be the relevant cost that considered while analyzing the net case loan from the operation of this flight? तो relevant cost वो consider होती है relevant cost जो इस cost से related है। मतलब अगर ये फ्लाइट उड़ेगी तो ये एक्सपेंस इंकर्ड होगा, अगर फ्लाइट नहीं उड़ेगी तो एक्सपेंस इंकर्ड नहीं होगा। तो जो एक्सपेंस अगर उस फ्लाइट से रिलेटेड है डेट इज रेलिवेंट कॉस्ट, और जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुका है डेट इज संक कॉस्ट। आपको जब बीच में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा ना, अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो सुनोगे ना सारी, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या होगा, आपको यही कॉन्सेप्ट याद आएंगे और आप वहां पे क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पे ये पूरा वो दे रखा है, चार्ट होने के हिसाब से लगा है, कंट्रीब्यूशन फ्लाइट एक्सपेंसेस दे रखा है, ठीक है। फ्लाइट एक्सपेंसेस में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे वो पढ़ते हैं पहले। मेंबर्स ऑफ द फ्लाइट क्यू पेड एनुअल फिक्स्ड सैलरी, फेयर्स फ्लाइट असिस्टेंट्स आर कंपनसेटेड। फ्लाइट क्यू की सैलरी तो लगनी लग रही है, फ्लाइट असिस्टेंट की सैलरी क्या है, पर फ्लाइट बेसिस। इसका मतलब अगर फ्लाइट उड़ेगी तो ये सैलरी उनको दी जाएगी। तो फ्लाइट असिस्टेंट यहाँ को रेलिवेंट एक्सपेंस हो गया। बैगेज लोडिंग फ्लाइट प्रिपरेशन एक्सपेंस रिप्रेजेंटेड एलोकेशन ऑफ ग्राउंड क्रू सैलरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राउंड हैंडलिंग। मतलब ये तो एक्सपेंस लगना ही लगना है कि फ्लाइट प्रिपरेशन करेंगे भाई, साफ सफाई भी करेंगे, जो बैगेज लोडिंग है वो भी होगा ही होगा। अगर फ्लाइट नहीं हुई तो बैगेज लोडिंग नहीं होगा, किसी और उस चीज किसी और का होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड क्रू सैलरी से वो रिलेटेड है। तो ये हमारी क्या है, रेलिवेंट कॉस्ट इससे रिलेटेड नहीं है। वन थर्ड ऑफ लायबिलिटी इंश्योरेंस स्पेसिफिक चार्ज एट्रीब्यूटेबल फ्लाइट एज इंश्योरेंस कंपनी क्लासिफाइड एज स्टेशन। वन थर्ड लायबिलिटी, अच्छा लायबिलिटी 2,10,000, तो इसका मतलब ये है कि इसका वन थर्ड कितना होगा, डेट इज 70
1000 दैट इज 70K। मैं यहाँ पे के लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा। दैट इज 70K। तो इसका मतलब है कि जो 70,000 रुपीज लग रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है, तो ये अभी रेलिवेंट कॉस्ट हो गया। फ्लाइट उड़ेगी जब जाके वो इंश्योरेंस लाइबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फ्लाइट प्रमोशन एक्सपेंसेस आर रूट स्पेसिफिक एंड दिस के रिलेट एक्सक्लूसिवली सिलेक्टेड फ्लाइट NSX। जो फ्लाइट है, फ्लाइट प्रमोशन एक्सपेंसेस इससे रिलेटेड है। अगर फ्लाइट उड़ेगी तो हम प्रमोट करेंगे, अदरवाइज प्रमोट नहीं करेंगे। हैंगर पार्किंग फीस स्टैंडर्ड हैंगर पार्किंग फीस मतलब प्लेन को खड़ा करने की फीस एयरपोर्ट पे, तो ये हर जगह हर एयरपोर्ट पे लगती है, फ्लाइट उड़े ना उड़े। अब फ्लाइट नहीं उड़ेगी, फ्लाइट तो कहीं ना कहीं खड़ा रहेगा ना, तो फीस तो हमें देनी है। ये फ्लाइट करंटली डजंट हैव ऑथराइजेशन टू प्लेस इट विद अनदर प्लेस। तो हमें ये चेक करना है कितनी कॉस्ट लगेगी उसकी अगर वो फ्लाइट नहीं उड़ती है, उससे कौन सी एक्सपेंस ऐसे है जो उससे रिलेटेड है। फ्लाइट की होता है फिक्स एनुअल सैलरी है, कैलकुलेट करते रहते हैं साथ साथ में। तो ये कह रहा है उससे रिलेटेड फ्लाइट असिस्टेंट की सैलरी तो हमें देनी पड़ेगी। तो फ्लाइट असिस्टेंट की सैलरी क्या हो गई, आपको पे करनी है। फ्लाइट असिस्टेंट की सैलरी आपको पे करनी है अगर फ्लाइट उड़ेगी तो 1,50,000। बैगेज लोडिंग तो उन्हें बताया कि ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड है, तो ये लगनी है। ओवरनाइट कॉस्ट फॉर फ्लाइट की फ्लाइट असिस्टेंट डेस्टिनेशन, ये भी लगेगी। क्यों, अगर फ्लाइट उड़ेगी जो उसकी ओवरनाइट कॉस्ट है वो हम जो क्रू मेंबर्स हैं उनको हमें देनी पड़ेगी। तो 1,00,000 इज दी रेलिवेंट कॉस्ट। 2,50,000 इसमें लिखा है फ्यूल, अगर प्लेन उड़ेगा जब भी फ्यूल लगेगा, तो 2,50,000 ऑल्सो रेलिवेंट कॉस्ट। 5 लाख हो गई। डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगी संक कॉस्ट। भाई आप प्लेन खरीदा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है, डेप्रिसिएशन तो लग चुका ना, वो हो चुका, कॉस्ट लग चुकी, वो लगनी है, वो दैट इज संक कॉस्ट, इट इज नॉट रेलिवेंट। लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या 1/3 इससे रिलेटेड है, क्योंकि वो हाई रिस्क एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट लगेगी। दैट इज रेलिवेंट कॉस्ट, क्योंकि अगर वो प्लेन उड़ेगा तो उसको अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होगी तो उसको तो इंश्योरेंस देना पड़ जाएगा ना, तो दैट इज रेलिवेंट कॉस्ट 5,70,000। फ्लाइट प्रमोशन, इसमें लिखा कि अगर फ्लाइट उड़ेगी तो हमें प्रमोट भी करना पड़ेगा भाई। हाँ ये फ्लाइट जा रही है, आओ इसको पैसेंजर्स को देंगे वो फ्लाइट, तो इसलिए क्या हो गया, ये रेलिवेंट कॉस्ट हो गई, तो 50,000 और ऐड कर देंगे। टोटल कितना हो गया, 6,20,000। हैंगर पार्किंग फीस तो लगनी है एयरपोर्ट, अगर एयरपोर्ट पे प्लेन खड़ा रहेगा तो। टोटल फ्लाइट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई यहाँ पे 6,20,000, तो 6,20,000 इज द रेलिवेंट कॉस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 6,20,000 इज द रेलिवेंट कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू द फ्लाइट, दिस फ्लाइट। Next, assuming constant seat occupancy and change ticket price, what is the net gain loss calculated using relevant cost principle? ये बोल रहा है कि अगर सेम की सीट की ऑक्यूपेंसी है, अनचेंज टिकट प्राइस है, और नेट गेन लॉस कितना होगा यूजिंग रेलिवेंट कॉस्ट हम निकाल चुके हैं। ठीक है, 6 लाख कितना है, 6,20,000। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन 2 लाख, पहले एक्सपेंस मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 7,50,000। 6,20,000 7,50,000, मतलब 7,50,000 जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसमें से रेलिवेंट कॉस्ट तो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे पूछा है, ये माइनस करूंगा तो कितना कॉस्ट आ गया रेलिवेंट, हमारा कितना गेन हो रहा है 1,30,000। 1,30,000 इज द नेट गेन, तो 1,30,000 इज द गेन ऑफ रुपीज 1,30,000। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following would reflect the spirit of employees adopting lean thinking? अगर लीन थिंकिंग वो लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये देख रहे हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस हो जाए, कम उसमें हो जाए, एफिशिएंसी के बेसिस पे हमारा कॉस्ट भी कम लगेगा और एफिशिएंट भी रहे। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्यू मैनेजमेंट एट द चेक इन काउंटर, बोर्डिंग गेट्स, कि हम कंपनी के अब वो करते वेब चेक इन कर लो तो आपको लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, अगर इंटरनेट आपका चेक इन काउंटर, अब चेक तो एयरपोर्ट्स पे ये भी हो गया कि आपको सेल्फ चेक इन कर सकते हो, तो वहाँ पे टाइम बच रहा है, उनको कम स्टाफ लगाना पड़ेगा और जल्दी काम हो जाएगा। तो एक तो ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट है, अक्रॉस द बोर्ड रिडक्शन ऑफ ग्राउंड स्टाफ इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ये देखा जाए ये इनएफिशिएंसी जनरेट करेगा, क्यों, सपोज ग्राउंड स्टाफ पहले 50 काम करता था, अगर ये लोग 40 कर देंगे और पैसेंजर्स आजकल एयरपोर्ट से बढ़ता जा रहा है, आप देखोगे किसी भी एयरपोर्ट पर जाओ वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड रहता है, इससे क्या होगा, अब ग्राउंड स्टाफ ही कम होगा तो लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, उस तरह से केओस क्रिएट होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इनएफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता उसमें लीन थिंकिंग में। स्टाइमली अर्निंग प्रोसेस टू अलाउ फास्टर बैगेज ड्रॉप एंड पिकअप एट अ डिपार्चर एंड अराइवल बाय ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन द लगेज टाइप एंड साइज। अभी लोग क्या करेंगे, फास्टर बैगेज हो, जल्दी काम हो, अब सेल्फ चेक इन होगा, सीधा अंदर चला जाएगा, जल्दी जल्दी अरेंज कर देंगे, तो क्या होगा, फास्टर बैगेज ड्रॉप हो रहा है, तो फास्टर बैगेज ड्रॉप हुआ, इज अ लिंक पार्ट ऑफ लीन थिंकिंग। स्ट्रीमलाइनिंग फ्लाइट ऑपरेशन यूज ऑफ स्मॉलर एयरक्राफ्ट, स्मॉल एयरक्राफ्ट होगा, फ्यूल कम लगेगा तो फ्लाइट ऑपरेशन जल्दी उड़ेंगे और स्पेस भी कम लेगा, तो इससे होगा मिनिमम डिस्ट्रप्शन होगा ट्रैवल टाइम, दैट इज ऑल्सो एफिशिएंट। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
जो the following strategies can possibly support Shirish Chhabra's proposal to operate both affordable low cost model and the premium full service model simultaneously? ये कह रहा है कि मिस्टर छाबड़ा ने प्रपोजल करा है कि हम अफोर्डेबल कॉस्ट भी चलाएंगे, प्रीमियम सर्विस भी चलाएंगे। ये एक तरीके से समझो एयर इंडिया, जैसे एयर इंडिया भी है और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी। एयर इंडिया एक्सप्रेस क्या हो गई, इनकी लो कॉस्ट हो गई, और एयर इंडिया क्या हो गई, इनकी प्रीमियम काइंड ऑफ सर्विस हो गई। कि एक्सप्रेस वो प्रीमियम दे रहा है कि हाँ भाई वहां पे आपको एयर इंडिया में प्रीमियम से, इससे अच्छा एग्जांपल एयर इंडिया विस्तारा। इससे विस्तारा क्या थी, थोड़ी सी अपग्रेडेड थी, वहां पे आपकी स्क्रीन भी रहती थी, वो लोग ईयरफोन्स भी देते थे, तो वो ज्यादा अच्छी थी है। और एयर इंडिया में क्या है, एयर इंडिया एक्सप्रेस का एग्जांपल होगी तो वहां पे क्या है, सीट का स्पेस कम है और आपको जल्दी फ्लाइट जल्दी डिपार्ट होती है वो। तो यहाँ पे लो कॉस्ट मॉडल हो गया, प्रीमियम सर्विस मॉडल हो गया। तो ये कह रहा है कि हमें कैसे ऑपरेट अफोर्डेबल लो कॉस्ट प्रीमियम अंडर डिफरेंट ब्रांड्स। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। अगर एक ही नाम पे चलाएंगे एयर इंडिया के, अब एयर इंडिया विस्तारा भी की तो उस टाइम पे अलग नाम पे आते थे, वो एयर इंडिया के नाम पे नहीं चलाते थे वो लोग। अब ऐसी एयर इंडिया के उसमें क्या है, अब जैसे इंडिगो लो कॉस्ट मॉडल ही यूज करती है, लेकिन एयर इंडिया दोनों यूज करी, लो कॉस्ट मॉडल भी प्रीमियम सर्विस भी। एयर इंडिया एक्सप्रेस में आपको कोई भी बिजनेस क्लास जनरली नहीं होती है, और एयर इंडिया में आपको बिजनेस क्लास में मिलेगी, तो वहां पे क्या होगा, प्रीमियम सर्विस मॉडल भी आ गया। तो वो डिफरेंट नाम पे चला रहे हैं, दैट इज मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी। तो ये लोग यहाँ पे भी क्या यूज कर रहे हैं, मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। क्योंकि एक ही में होगा तो मेरे को कंफ्यूजन होगा, अलग अलग नाम पे चल रहा है, हाँ भाई मैं तो इंडिया एक्सप्रेस में जाऊंगा, वहाँ पे लो कॉस्ट सर्विस मॉडल है, तो मेरे को वही फ्लाइट चलानी है। प्राइसिंग ऑफ टिकट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड, फ्लाइट इज ऑफरिंग, तो प्रीमियम के लिए हायर प्राइस होगा, लो कॉस्ट मॉडल के लिए अफोर्डेबल टिकट्स होंगी। एक ही ब्रांड, ये बोल रहा है दोनों अफोर्डेबल प्रीमियम सर्विस हमें सिंगल ब्रांड पे चलाना चाहिए, नहीं, डिफरेंट सिंगल ब्रांड पे नहीं चलाना चाहिए। इंक्रीज मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट स्पेंड टू स्प्रेड अवेयरनेस व्हिच रूट फॉलो सर्विस। इसमें मार्केटिंग में हमें अल्टीमेटली खर्चा करना पड़ रहा है, एक ही अलग अलग ब्रांड में चला दो, ज्यादा सिंपल है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट बोथ मॉडल साइमल्टेनियसली। ये कह रहा है कि दोनों ऑपरेटर नहीं चला सकते, ऐसा नहीं है। कंपनीज काफी, ये अगर आप किसी भी कंट्री में जाओगे हर जगह ऐसी है कि वहां पे प्रीमियम सर्विस भी चल रहे हैं और हाईवे सर्विस भी चल रही है। जैसे एमिरेट्स आपका प्रीमियम सर्विस में ही चलता है, वो लो कॉस्ट में है ही नहीं। तो हर कंपनी का अलग अलग मॉडल है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर इंडिया का। तो इसलिए क्या होगा, मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। In NAL is using the Kano model to assess the impact switching to low cost airline having customer satisfaction। अब ये कह रहे हैं कि Kano मॉडल को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी एबिलिटी वहां पे फॉल होगी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा सेटिस्फेक्शन है भाई, अगर टाइम पे जा रही है, मैं अफोर्डेबल टिकट्स है, सब कुछ जल्दी हो रहा है, तो मैं जल्दी से टाइम से पहुंच जा रहा हूँ, कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं है, डिले नहीं हो रही, बेटर सर्विस, बेटर परफॉर्मेंस, सिंपल। तो क्या होगा, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है तो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 10। Under the LTL system, a reduction in average time to get full truck load level for operational driver will lead to direct improvement in which metric level? तो ये कह रहा है कि LTL सिस्टम क्या हुआ, लेस देन ट्रक लोड। इसका मतलब जो पहले एवरेज टाइम लगता था 10 मिनट्स लेट से, अब वो 6-7 मिनट्स हो गया है। तो इससे क्या हो गया, हमारा रिडक्शन टाइम में रिड्यूस हो गया है यहाँ पे लोडिंग टाइम। अब वो 3-3 मिनट करके क्या होगा, जल्दी लोड हो रहा है, जल्दी पहुंच जाएगा, जल्दी कस्टमर के पास पहुंचेगा। तो अल्टीमेटली जब कस्टमर के पास अच्छा पहुंचेगा तो हम बिलिंग कर पाएंगे, कलेक्शन जल्दी होगा और हमारे पास कैश फ्लो जनरेट होगा। तो इससे क्या होगा, एलटीएल का मतलब जल्दी लोड करने की वजह से हमारे पास जितने भी काम है उसके बाद के हमारे पास जल्दी जनरेट हो रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, कैश फ्लो। इफ अंडर द एलटीएल सिस्टम डेड हेडिंग empty truck miles increase with the full strategic of the level 3 of the pyramid are in immediate conflict। डेड हेडिंग का मतलब ये होता है कि तफरी करना, एक तरीके से ये समझो, आप अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में घूमने जा रहे हो, जो कोई मतलब ही नहीं है, कोई यूज नहीं है गाड़ी का, आप घूमने जा रहे हो, तो वेस्ट हो रहा है वहां पे पेट्रोल, कुछ मतलब ही नहीं, आप घूमने जा रहे हो किसी काम, अब आपको गाड़ी निकालने किसी काम से जाना है, लेकिन आपको कोई मतलब वहां पे, आपको मतलब है वहां पे काम से जा रहे हो, लेकिन तफरी मारने जा रहे हो तो आपको वेस्ट है वहां पेट्रोल। अब अंदर ऐसी अगर जो गाड़ी में ट्रक घूम रहा है बाजार में, लेकिन उसके पास कोई सामान ही नहीं, लोड ही नहीं है, उसको किसी को देना ही नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वहां पे पैसा लग रहा है कंपनी का, तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं प्रोडक्टिविटी हो पा रही है, नहीं कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी। क्यों, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वर्सेस प्रोडक्टिविटी भी हो सकता है, वर्सेस प्रोडक्टिविटी,
यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं, फर्स्ट बी और सी, ए और सी बी। फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस, क्योंकि कंपनी फ्लेक्सिबल ही नहीं है यहाँ पे कि भाई हमें अपना काम टाइम से करना है, रिड्यूस करना है, वहां पे आके जाके कस्टमर को पहुंचाना है, वहां पे वो खुद ही घूमे जा रहा है ट्रक, कोई मतलब ही नहीं है। तो वहां पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ ऑन द एलटीएल सिस्टम देयर इज एन इंक्रीज इन कस्टमर क्लेम ड्यू टू डैमेज गुड्स विच सीक्वेंस बेस्ट डिस्कस द बॉटम इम्पैक्ट। अगर कस्टमर का क्लेम रिड्यूस हो रहा है डैमेज गुड्स की वजह से, अब भाई जल्दी जल्दी माल भर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ढंग से इन्होंने अच्छे से रखा नहीं, जल्दी जल्दी माल भर दिया। अब उसके वजह से क्या हो रहा है, जब रोड पे जा रहे हैं, इंडिया की रोड ऐसी खराब है, तो उसकी वजह से क्या होगा, गुड्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। अब गुड्स डैमेज हो जाएंगे तो कस्टमर के पास सही माल नहीं पहुंचेगा, वो क्लेम इंक्रीज हो जाएगा, मार्केट शेयर रिड्यूस हो जाएगा, हमसे काम आगे लेगा ही नहीं। अल्टीमेटली क्या, कंपनी की क्वालिटी गिर रही है यहाँ पे। अब आप खुद ही सोचो कि कंपनी का काम तो वही है ना, तो उसकी क्वालिटी वही है कि भाई मेरा काम है जल्दी आपको माल पहुंचाना, टाइम पे पहुंचाना। तो वही उसकी क्वालिटी जो उसकी है वो ही अगर वो ढंग से प्रोवाइड नहीं कर पाया तो क्वालिटी क्या होगा, डिक्रीज। साइकिल टाइम इंक्रीज, साइकिल टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा, रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो यार वेस्ट इंक्रीज, वेस्ट हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा, वेस्ट हमारा रिड्यूस हो रहा है। डिलीवरी स्लोस, डिलीवरी से फास्ट हो रही है, क्वालिटी ड्रॉप हो रही है, हाँ क्वालिटी ड्रॉप, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ड्रॉप, तो मार्केट शेयर ऑल्सो ड्रॉप। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The non-financial business number of orders turned down due to non-availability of trucks and ability to deliver within 7 days from the date of receiving client goods under the LTL system reflect performance of which strategic objective। अब बोल रहे हैं कि नॉन फाइनेंशियल मीजर्स नंबर ऑफ ऑर्डर जो है टर्न डाउन हो गए, नॉन क्योंकि ट्रक्स नहीं अवेलेबल नहीं थे, उसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास ट्रक नहीं है, मैं डिलीवरी नहीं कर पाया, 7 दिन का डिलीवर होना था, वो लेट पहुंच रहा है उनको। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बिजनेस की वर्स्ट खराब हो रही है। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस विच अल्टीमेटली लीड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बट फर्स्ट इम्पैक्ट वुड बी द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। जो द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स वोट आर नॉट फोकस्ड ऑन द परफॉर्मेंस पिरामिड। परफॉर्मेंस पिरामिड के अंदर दो आते हैं, इंटरनल शेयर होल्डर, एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स। इंटरनल शेयर होल्डर्स कौन हो गए, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। और एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स कौन हो गए, कस्टमर्स। तो एम्प्लॉइज और रोड रनर पिरामिड के अंदर आते हैं नहीं, गवर्नमेंट आती है नहीं, सप्लायर्स आते हैं नहीं, कस्टमर्स आते हैं। तो इसमें क्या लिखा, नॉट फोकस्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एम्प्लॉइज और रूरल, गवर्नमेंट और सप्लायर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे क्या दे रखा होता, शेयर होल्डर्स दे रखा होता, तो फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट होता। तो अभी क्या है, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, सप्लायर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट सेकंड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 11। In order to expand its student loan portfolio, if FFBL increases the number of its recognized institutes from 150 to 450 to match the level of its peer, what is the most direct risk to the loans portfolio? Okay, यहाँ पे लिखा है, in contrast, data from peer bank indicates that on average they recognize nearly 450 education institutions offer financing for about 100 courses, both undergraduate, postgraduate. Not all of these institutions considered premier and market economic don't degree are very as a result only 80% of students financed by peer bank secure immediate employment after graduation। ये भी इसके पास 150 है और यहाँ पे नियरली अचीव 100% प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इनके पोर्टफोलियो में अभी 150 कॉलेजेस हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हम 450 कॉलेज तक चले जाते हैं और 150 के इसमें इनके पास 100% एम्प्लॉयमेंट है। और यहाँ पे अगर ये 450 करते हैं तो यहाँ पे कितना एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, 80%। सो बेसिकली इनका पोर्टफोलियो तो बढ़िया, 450 कॉलेजेस के साथ ने टाइप कर लिया, लेकिन इनका एम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया, गिर गया। जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट गिर गया तो हो सकता है 80% लोगों को मिलेगा, पहले 100% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, नियरली 100% था। तो इसमें क्या हो गया, क्रेडिट रिस्क बढ़ गया, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट लगेगा तो जो स्टूडेंट है वो लोन कैसे रीपे करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्रेडिट रिस्क सिंस द प्लेसमेंट रेट्स इन नॉन पेमेंट इंस्टीट्यूट्स इज लोअर। यूज ऑफ मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन टू ड्राइव वॉल्यूम्स कैन एक्सपोज द बैंक्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। अगर मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन ये यूज करेगा तो लीगल रिस्क इंक्रीज होगा, सिंस द कस्टमर प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। ठीक है, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशंस, अंडरलाइन फ्लक्चुएशन का रिस्क क्या हो सकता है, इसमें कोलेटरल तो दे ही रहा है। क्रेडिट रिस्क सिंस द लोन डिस्काउंट वुड बी मेड टू होल्ड लेस क्रेडिट वर्दी। पहली बात तो स्टूडेंट को लोन दे रहे हैं, क्रेडिट रिस्क तो वहां पे पूरा 100% है, क्योंकि वो क्रेडिट वर्दी ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं उनका कोई क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर तो होता नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, -1 सिविल स्कोर होता है। अगर आपका पहली बार कर रहे हो तो आप चेक करना, आपका सिविल स्कोर हमेशा -1 होगा, जनरल नॉलेज देना भी जरूरी है। वुड बी मेड टू बोरोवर्स वो लेस क्रेडिट वर्दी। रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का रिस्क कोई यहाँ पे एफएमसीजी का प्रोडक्ट चल रहा है कि इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ गया, मार्केट का प्राइस बढ़ जाएगा।
वो तो सब आरबीआई के कंट्रोल में होता है। आरबीआई मतलब इन्फ्लेशन का रिस्क है, बस इनडायरेक्टली है, तो इसका यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लीगल रिस्क भी बढ़ेगा, क्रेडिट रिस्क भी बढ़ेगा अगर वो मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे तो, क्योंकि लोन के काम में आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो एफएफबीएल कंज्यूमर लोन्स कवर ओनली 15 प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू पीरियड्स हु कवर 45 प्रोडक्ट्स। एफएफबीएल जो है ये 15 प्रोडक्ट लेता है, बाकी अदर जो बैंक्स हैं वो 45 प्रोडक्ट्स हैं उनके पास। द लोन डिस्काउंट प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड डिजिटल इंटरफेरेंस भी नहीं है इनके। तो बैलेंस स्कोर पर कंक्लूजन शुड मैनेजमेंट होगा और कंक्लूजन निकलना चाहिए। बैंक्स इंटरनल प्रोसेस इज inefficient as it cover only more products. It can cover more and leverage digital technology better. Correct ऑप्शन ई। पहला ऑप्शन पढ़ के समझ में आ रहा है, इनएफिशिएंट है बिजनेस बिजनेस प्रोसेस उनकी, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट ज्यादा नहीं है और डिजिटल टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बट ये दोनों इंप्रूव कर सकते हैं तो इनका एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। इनएफिशिएंट कैन कवर मोर प्रोडक्ट्स बट डिजिटल टेक्नोलॉजी भी करनी पड़ेगी। सिंस इट डज नॉट इंक्रीज कस्टमर बाय नॉट गिविंग इंस्टेंट लोन्स। इंस्टेंट लोन कुछ नहीं होता, इंस्टेंट लोन पर्सनल लोन होता है आजकल जो बैंक देने लग गया, लेकिन वो भी कई सारे फैक्टर्स आपके देखता है जब जाके ही देता है। बैंक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव इन इनएफिशिएंट इन दिस डज नॉट गिव इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। To ensure the success of a novel healthcare loan facility, which of the organization capability should be primary focus of FFPL build। अब FFPL अभी स्टूडेंट लोन दे रहा था, एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स को। अब ये क्या कह रहा है कि नोवल हेल्थ केयर लोन फैसिलिटी में भी, हेल्थ केयर में भी जा रहा है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? हायर मोर ब्रांचेस? नहीं। इंक्रीज द डिजिटल टेक्नोलॉजी करनी चाहिए लोन्स के लिए डिस्पर्स करने के लिए। कॉम्प्रेहेंसिव स्टाफ ट्रेनिंग, यस दिस शुड बी द करेक्ट पॉइंट। क्यों भाई? मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पहले जो लोन क्रेडिट स्कोरिंग, उसको अपने स्टाफ को सिखाना पड़ेगा कि हमें क्या क्या फैक्टर्स चेक करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो सब चीजें चेक करने के बाद ही अपने वो आगे प्रोसेस को इंक्रीज कर सकता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टाफ ट्रेनिंग इनको इंक्रीज करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग मेजर्स टू अप्रोप्रिएट कैटेगरी इन द बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, स्टाफ ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर एम्प्लॉइज। नॉन परफॉर्मिंग एसेट किससे रिलेट होगा? डी, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो गया? टी। सेकंड का डी प्लस है, सेकंड का डी देखो, सेकंड का डी तो सब में ही। ठीक है, अब नेक्स्ट, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर लोन प्रोसेसिंग। अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए। आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि हाँ ये होना चाहिए ए। थर्ड का ए यहाँ पे आ रहा है, थर्ड का ए, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। और भी चेक कर लेते हैं। प्रोवाइडिंग एडिशनल लोन्स फॉर कार्स स्टूडेंट्स होम लोन प्रोवाइड्स दे स्टार्ट देयर एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन क्या दे रखा है? सी। फोर्थ का कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर के अकॉर्डिंग सोच रहे थे, यस ये भी सही है। और स्टाफ ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर एम्प्लॉइज, ये क्या हो गया? इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। हाँ भाई, अगर वो देंगे तो इनोवेट कर रहे हैं, नया बिजनेस ला रहे हैं और लर्न सिखा भी रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या गया? सी। तो सी डी ए। यहाँ पे क्या होगा? एक मिनट, सी बी होगा, सॉरी, this should be B, BDAC, BDAC। Option B is the correct answer। Okay, let's start with case study 12। What is the problem with VSS LLP reward structure as with Fitzgerald and Moon's building block model? पहले ये समझो कि Fitzgerald और Moon building block model होता है क्या है? Fitzgerald और Moon building block model होता है, ये एक ऐसा मेट्रिक है जो आपका मेजर करता है, सही बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री में यूज होता है। और आपका ये मेजर करता है कि हमारे नॉन इंटेंट ऐसी कौन सी सर्विसेज जो जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसको हम बाइफरकेट कर पाए, उसको और अच्छे से प्रमोट करें, और हमें कौन कौन से स्टाफ चाहिए, और जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है जिस नेचर की, उसको हमें कैसे बाइफरकेट करना है, उसको कैसे देखना है, उसके अकॉर्डिंग उसको भी अच्छा ग्रो कर पाए अपने सेगमेंट में। तो फिजिकल एंड मून बिल्डिंग मॉडल इस चीज पे वर्क करता है, बेसिकली रिवॉर्ड स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, परफॉर्मेंस पे वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है बीएसएस के साथ, अगर वो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर रख रहे हैं फिजिकल मून बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो अकाउंटिंग फर्म है, और ये हर चीज उसके 20 ब्रांचेस है पूरे इंडिया में, और ये कस्टमर सर्विस देता है अकाउंटेंसी, इंश्योरेंस, टैक्स, फाइनेंशियल, बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज में। ओके, फॉर रेवेन्यू स्ट्रक्चर है कि पार्टनर्स गेटिंग फिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट अपार्ट फ्रॉम वेरिएबल पे, एंड नॉन पार्टनर गेटिंग अपार्ट फ्रॉम वेरिएबल पे डिपेंडिंग अपॉन रेटिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब दोनों को फिक्स सैलरी मिल रही है और वेरिएबल पे भी मिल रहा है साथ साथ में। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम फिक्स पार्टनर्स कंपेंसेटेड विद शेयर इन प्रॉफिट, ईच पार्टनर कंपेंसेट बेस्ड ऑन रेवेन्यू। पार्टनर को मिलेगा भाई, अगर रेवेन्यू लेके आ रहा है तो। नॉन पार्टनर गेट अ फिक्स्ड वेरिएबल पे दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल टीम परफॉर्मेंस, और नॉन पार्टनर गेट अ वेरिएबल पे दैट इज डिपेंडेंट ऑन वेदर फॉर्म टीम पे है या फॉर्म पे है, दैट दे फिर रिपोर्टिंग सीनियर्स
Their rating will take into consideration their individual performance, condition, team, their skills, in addition to individual terms of firm's performance. इंडिविजुअल टीम परफॉर्मेंस पे तो सही है, लेकिन वर्क फर्म की परफॉर्मेंस पे तो नहीं होना चाहिए ना, कि अगर सपोज नॉन पार्टनर्स अपनी खुद की परफॉर्मेंस सही नहीं कर रहा, उसका वेरिएबल पे उस पर डिसाइड होना चाहिए। यानी कि अब फर्म की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है और उनकी खुद की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, उनको फिर भी वेरिएबल पे मिलेगा, तो वो क्या है, वो प्रॉब्लम है। नॉन पार्टनर्स के वेरिएबल पे कंपोनेंट इज डिपेंडेंट ऑन वेदर द फर्म मीट्स टारगेट प्रॉफिट्स फॉर द, तो ये दिस इज द प्रॉब्लम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। But the problem with the BSS LLP standards as per Fitzgerald and Moon's building block model, क्या प्रॉब्लम है BSS LLP के स्टैंडर्ड? परफॉर्मेंस ट्रैक सेगमेंट वाइज growth in revenue target as compared to the previous year, their performance for the partners have set across, हमें पढ़ना पड़ेगा क्या है यहाँ पे। For the upcoming year, partners have set across the board 10% growth for all the revenue। अब यहाँ पे लिखा है कि 10% रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए हर सेगमेंट में। अब यहाँ पे देखो रेवेन्यू 700 करोड़ है, लेकिन ग्रोथ कितनी है 2%। यहाँ पे बिजनेस एडवाइजरी की 18% है, तो आप अगर उसकी ग्रोथ 2% हो रही है, बिजनेस एडवाइजरी की 18% हो रही है, तो आप सबको एक ऐसा सेगमेंट दे सकते हो कि 10% रेवेन्यू टारगेट होना चाहिए। भाई अगर उसकी ग्रोथ 2% है, वो 10% की ग्रोथ कैसे करेगा अपने रेवेन्यू में? तो दिस इज 8%, उसका ऑलरेडी 10% का बेंचमार्क से बीट कर चुका है, ये ऑलरेडी 10% कर रहा है, तो वो गलत है। हर सेगमेंट के हिसाब से आपको ग्रोथ देनी चाहिए, दिस इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है, फॉर द कमिंग ईयर plans have set across the board 10% growth of revenue target over previous year, this is applicable to all the segment, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ वुड यू इंटरप्रेट द रिसोर्स यूटिलाइजेशन एट BSLLP? रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं 12% की यहाँ पे रेशियो है, रेवेन्यू अच्छा पूरी इंडस्ट्रीज का दे रखा है, उसके पास 120 है। आप यहाँ पे सबसे ज्यादा देखो बिजनेस एडवाइजर सबसे ज्यादा फायदा, ग्रोथ 18% है, प्रॉफिट रेशियो भी 12% है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कस्टमर रेटिंग है सबसे ज्यादा हाईएस्ट कितनी है, 4.6 है यहाँ पे। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहाँ पे होना चाहिए इनका, सबसे ज्यादा किसमें होना चाहिए, मोस्ट ऑप्टिमल कौन सा है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बिजनेस एडवाइजरी सर्विस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स एंड डिटरमिनेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट प्रॉमिसिंग कंट्रीब्यूशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ? कौन सा रिजल्ट और डिटरमिनेंट्स के बेसिस पे कौन सा जो सेगमेंट है फ्यूचर उनके बिजनेस के लिए अच्छा है? बिजनेस एडवाइजरी ग्रोथ ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, और रेटिंग्स भी ज्यादा है, तो इस वजह से कौन सा हो गया, बिजनेस एडवाइजर, ऑप्शन बी डी इज द करेक्ट आंसर। जो द फॉलोइंग शोज दैट BSS फ्लेक्सिबिलिटी इनोवेशन इट्स ऑपरेशंस, किसके उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और बिजनेस ऑपरेशन। तो वी हैव टू कैलकुलेट द रेवेन्यू शेयर। यहाँ पे रेवेन्यू शेयर कितना है, अगर हम चेक करें 700 डिवाइड बाय 3500, इसका कितना आ गया, 20% रेवेन्यू शेयर है। 823 डिवाइड बाय 7210, इसका 11% है अप्रॉक्स। 175 डिवाइड बाय 1835, ये कितना हो गया, 9% हो गया। और 120 डिवाइड बाय 300, दैट इज 40%। तो मतलब अब आप एक चीज देखो कि सबसे ज्यादा इनोवेशन और किसमें पॉसिबल हो रहा है, बिजनेस एडवाइजरी में। 40% मार्केट शेयर है इसका सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका है, अकाउंटिंग का। यहाँ पे 40% है इसका मार्केट शेयर है, ग्रोथ रेवेन्यू की ज्यादा है, और नेट प्रॉफिट 12% है यहाँ पे, और कस्टमर रेटिंग 4.6 है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका ऑप्टिमल कौन सा फ्लेक्सिबल इनोवेशन हो सकता है ऑपरेशंस में? ऑडिट सर्विस कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, नहीं। अकाउंटिंग सर्विसेज 20% मार्केट शेयर है, टैक्स कंसल्टेंसी, बिजनेस एडवाइस सर्विस है 40% मार्केट शेयर, तो इट हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन इट्स ऑपरेशन। तो बिजनेस एडवाइस सर्विस है 40% मार्केट शेयर ऑफ द इंडस्ट्री, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारी 12 की स्टडीज तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डालना शुरू करूं, और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।